नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं इस वक्त वो बेहद ही कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, उसके बाद कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में कमान संभाली, उसके बाद से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं की हत्याएं, बहन बेटियों के साथ व्यभिचार या फिर धर्मांतरण जैसी चीजें बहुत लंबे वक्त से लगभग चली आ रही हैं। हालांकि अभी पिछले ही हफ्ते भारत की तरफ से 2 लाख टन चावल देने का भी ऐलान बांग्लादेश के लिए किया गया। 27,000 टन चावल पहुंचा भी दिया गया। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से भारत से घिरा है, मतलब उसका लगभग 94% जो सीमा है, 4,347 किलोमीटर की सीमा वो भारत के साथ साझा करता है, बाकी 6% किसी और देश के साथ साझा करता है। तो ऐसे में भारत उसका एक बहुत अहम साझेदार, सामरिक साझेदार हो जाता है और उसी साझेदार के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं। हालांकि भारत में कई बार सवाल उठे कि आप आर्मी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, किस तरीके से हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी चीफ का एक बयान आया टीवी इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि भारत को लेकर क्या कुछ रवैया है, भारत के लिए क्या कुछ सोचते हैं, तो वहां के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने भारत को लेकर कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और भारत के साथ रिश्ते अगर दोस्ताना ही रहें तो बेहतर है। क्या कुछ इस पूरे टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा भारत को लेकर, और अब भारत को लेकर बांग्लादेश क्या कुछ राय रखता है, उसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बांग्लादेश क्या अब रवैया बदल रहा है बांग्लादेश का? बांग्लादेश का रवैया नहीं बदल रहा है, बांग्लादेश अपना बाप बदल रहा है। पता है ना आपको? नहीं पता वहां के राष्ट्रपिता पहले कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। अभी पता है वो नया उनके राष्ट्रपिता कौन बन रहे हैं? हाँ, किताबों से चैप्टर हटा दिया गया मुजीबुर रहमान का। हाँ नहीं, अब जो नया है वो खालिदा जिया के हस्बैंड थे। नहीं, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान, ये जो बेगम खालिदा जिया के हस्बैंड थे, उनको अपना नया राष्ट्रपिता बनाया उसने। तो जो राष्ट्रपिता बदले उसको राष्ट्रपिता बदले तो हम क्या बोलेंगे, बाप ही बदल रहा है ना। नहीं, हम तो दादा मतलब हुए ना दूसरे भाषा में थोड़ा। नहीं, अभी बेगम खालिदा जिया जिंदा है। वो अगर उनके हस्बैंड राष्ट्रपिता बन रहे हैं तो ये राष्ट्रमाता होने वाली। अब आते हैं अपने मूल विषय पे, जो जी, जो वहां के सेना प्रमुख ने कहा है। देखिए, वहां के जो सेना प्रमुख हैं वो काफी दिनों से हैं और उन्होंने दुनिया देखी है और उनको अपनी ताकत, अपने हैसियत का अंदाजा है। उनकी समझ में एक बात जरूर आ गया कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये अव्वल दर्जे की बेवकूफ है और इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। छात्र लोग हैं ना, वो स्टूडेंट लोग हैं। या स्टूडेंट लोगों से आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या कूटनीति की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने भारत के खिलाफ अल्लबल बोलना शुरू कर दिया। और मोहम्मद यूनुस जो है वो तो अमेरिका का पपेट है, वो तो बाइडेन का आदमी है। बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन और डीप स्टेट का। तो उसको तो अमेरिका की चिंता है, बाकी ये सब जिसके साथ जो लड़ते रहे उसको तो कोई परवाह है नहीं। लेकिन वहां के थल सेना प्रमुख को परवाह है। और वकार उस जमा ने साफ साफ टीवी इंटरव्यू में कहा है कि भारत हमारा न सिर्फ अहम सहयोगी है बल्कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग भारत में काम करने जाते हैं, बाहर से कई लोग काम करने हमारे यहां आते हैं। और उन्होंने वही बात कही है जो कि सच्चाई है। वकार उस जमा ने जो इंटरव्यू दिया है, प्रथम आलो एक बांग्लादेशी न्यूज़पेपर है, उसमें जो इंटरव्यू दिया है उसमें यह कहा कि भारत से बांग्लादेश को कई तरह की सुविधाएं मिलती है और हमसे भारत को सुविधाएं मिलती हैं और यही तरीका ही है बांग्लादेश को अगर सरवाइव करना है तो। देखिए, वकार उस जमा एक बात जानते हैं कि हमें अपने बाप की तरह नहीं बनना है। बाप मतलब कि जहां से वो निकले हैं, पाकिस्तान की तरह। ठीक है। ये जो कट्टरपंथी हैं, ये वही कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान करता रहा है। इस्लाम के नाम पे ये कर देंगे, इस्लाम के नाम पे वो कर देंगे, आतंकी संगठन अल कायदा, अंत में कटोरा लेके घूमेंगे।
इसे पता है कि कटोरा लेके नहीं घूमना है, तो भारत के साथ रहना हो। तो क्या और ऐसे एक में महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जी, एक महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, चाइना और इंडिया हाँ, दोनों का नाम लिया है। जो शेख हसीना थी, उन्होंने हमेशा बैलेंस बना के काम किया था चाइना और इंडिया के बीच में। हाँ। देखिए, वकार उज़्ज़मा को पता है ना कि हमारे पड़ोस में दो सुपर पावर मौजूद हैं। पंकज जी, मैं चीन और चाइना वाले भारत। सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, जिस तरीके के आपने कहा कि थल सेना अध्यक्ष समझते हैं दोनों देशों की स्थिति को, भारत की स्थिति को, तो क्या अब तख्ता पलट के बाद सेना की एंट्री हो सकती है बांग्लादेश की राजनीति में? नहीं, सेना की एंट्री थी, अभी इन्होंने विरोध शुरू कर दिया है उन लंपटों का। अब उनसे ये अलग हो रहा है। यही देखिए, ये वकार उज़्ज़मा है ना, यही वो शख्स था जिसने शेख हसीना को कहा था कि मैडम अब भागिए यहां से, अब हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते। लेकिन 6 महीने के बाद वकार उज़्ज़मा को समझ में आ गया कि अल्लाह दर्जे के बेवकूफ लोगों को हमने बैठा रखा है वहां पे, इनको कुछ नहीं पता है। एक को सिर्फ अपने अमेरिकन मास्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में पता है, जबकि मोहम्मद यूनुस है, और जो स्टूडेंट है जो बाकी चला रहे हैं, इनको इस्लामिक, किसी को इस्लामी साम्राज्य स्थापित करनी है, तो किसी को नेता बनना है, तो कोई मिलिट्री विंग बना रहा है। बोले कि ये सब बर्बाद कर देगा, इनसे देश नहीं चलने वाला। अब उसने स्टैंड लिया। और एक बात याद रखिए, बांग्लादेश की सेना क्या, कौन सी सेना है, कई बार तख्ता पलट कर चुकी है वो, और कई बार उस देश को अपने कमांड में ले चुकी है। और वहां के सेना प्रमुख जब ये कह रहे हैं कि भारत और चाइना महत्वपूर्ण है, अमेरिका 10-15 हजार किलोमीटर दूर का देश, जब वो मदद करने आएगा ना, तब तक चाइना और भारत मिलकर हमें खत्म कर चुके होंगे। और एक ऐतिहासिक तथ्य जो कि वहां की सेना जानती है, वहां के लोग जानते हैं, लेकिन कहते नहीं। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को बनाया, यही जानते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किसके सामने किया था? जनरल AK नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। जब वो आया था पिस्टल लेकर और अपने बेल्ट और पिस्टल रखा, तो वो किसी बांग्लादेशी के सामने रखा था क्या? नहीं, वो भारतीय वो जो भारतीय फौज के ईस्टर्न कमांड के हेड थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने रखा था, उनके सामने सरेंडर किया था, और उनके सामने पैंट उतारने की सेरेमनी हुई थी। बांग्लादेश कहां था? वो तो खुशियां मना रहे थे। मुजीबुर रहमान जानते थे, आज भी बांग्लादेश के लोगों के मन में वो तस्वीर जो है ना, खास करके इन कट्टरपंथियों के, कसक है एक, कि भारत के सामने सरेंडर कर दिया। वो जीत भारत की जीत थी, और भारतीय फौज की जीत थी, भारतीय रणनीति की जीत थी। आपने सहयोगी की भूमिका निभाई है, और सहयोगी अगर जन्म के वक्त हैं, तो सहयोगी आज तक रहे हैं, तो आगे भी सहयोगी ही रहना पड़ेगा। भारत दादा, तो बाप के रास्ते पर मत चलिए, अपने दादाजी की सुनिए अगर संपन्न होना है तो। अच्छा, एक और बात, एक और चीज पंकज जी, बांग्लादेश फिलहाल सरकार के तौर पर तो अस्थिर है ही, लेकिन उधर म्यांमार की तरफ से भी अस्थिर है, चाइना का भी निवेश है, इधर भारत के साथ भी जो है उसका सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो जैसा आपने कहा कि उल्लू लोग बैठे हुए हैं, लंपट लोग बैठे हुए हैं बांग्लादेश की सरकार अभी पर, जो बैठे हुए वही नहीं, कुछ फ्यूचर प्लान तो लेकर चल रहे होंगे ना? कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं सारे, और उन्होंने जहां मोहम्मद यूनुस तो स्टूडेंट नहीं है ना? मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब है। अरे काहे का नोबेल पुरस्कार विजेता? उन्हीं लोगों के पैसा दिया, उन्हीं लोगों के पैसे से बैंक खोला, उन्हीं लोगों के पैसे बैंक से लोन दिया, और बाद में पता चला अमेरिका ही चला गया। और ये इसको अमेरिका इसके मास्टर्स है। इसको मोहम्मद यूनुस को सिर्फ अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ उससे मतलब है। अच्छा, बांग्लादेश के लिए चाइना ज्यादा जरूरी है, भारत ज्यादा जरूरी है? कंपैरिजन ही नहीं है ना दोनों में, दोनों अच्छा, जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में ये दोनों है, और दोनों के साथ व्यापार होता है। चाइना को भी समंदर चाहिए, और भारत का अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जाने के लिए बहुत सारे रास्ते बांग्लादेश से खुले हुए हैं। आप कलकत्ता में बैठिएगा, बाय रोड अगर जाना है त्रिपुरा, तो आपको बांग्लादेश होकर जाना पड़ेगा। ठीक है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग कर रहा है बांग्लादेश। आप एक जो महत्वपूर्ण, अरे प्रत्यर्पण, अच्छा बताइए, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि इन्होंने पता है ना, फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है, अपने यहां बसें जला रहे हैं, और इनकी मांगे क्या है पता है? कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत करे।
मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश सरकार की बसों को जलाने से शेख हसीना का प्रत्यर्पण कैसे होगा। अब समझ में आया कि किस लेवल के बेवकूफ हैं ये। मतलब ये उसी तरह हो गया कि फ्रांस में किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया और एक लश्कर लब्बैक ने आधा लाहौर जला दिया। तो फ्रांस का क्या गया, लाहौर जला दिया। मतलब कि आप समझ रहे हैं इनका बौद्धिक स्तर, ये वही काम कर रहे हैं। अरे भारत से बात करनी है, चाहिए शेख हसीना का प्रत्यर्पण और बसें जला रहे बांग्लादेश की। और एक बात आपने कही कि वो जो म्यांमार की सीमा के बारे में 94% सीमा तो भारत से घिरी हुई है। हाँ। जो बाकी के 6% है ना, वो अराकान आर्मी उधर से आ रहा है। अब बताइए ये करेंगे क्या करेंगे, समंदर के रास्ते भागने का तो उपाय भी नहीं है। ये भारत से दुश्मनी करके सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो क्या अब क्या मतलब अपने तरीके से हार मान चुके हैं, भारत की तरफ से घुटनों पर आ गए हैं, समझे क्या इस बात को, इस बयान का मतलब क्या समझे? नहीं, वहां के जो समझदार लोग हैं, जैसे वहां का जो व्यापार जगत है, वो नहीं, आर्मी चीफ के बयान का मतलब क्या समझे पंकज जी फाइनली? नहीं, आर्मी चीफ के बयान का मतलब यही है कि वो बांग्लादेश के लोगों को बता रहे हैं कि बेटे दादाजी से दुश्मनी नहीं करते, पुचकार रहे हैं, मानो तो ठीक और नहीं मानो तो पहले हम तख्ता पलट कर चुके हैं, तुमसे देश संभल नहीं रहा है, जेनोसाइड हो ही रहा है, सड़कों पे हल्ला हंगामा कर ही रहे हो, इसी बात को बहाना बनाकर हम 2 झापड़ मारेंगे, कान पकड़ के बाहर कर देंगे। मोहम्मद यूनुस का क्या हो तो वापस अमेरिका भाग जाएगा। बोला कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हें मौका दे रहे हैं, कायदे में रहो। तो मतलब ये कह दे कि आर्मी को समझ आ गया लेकिन यूनुस को समझ नहीं आया अभी। नहीं, यूनुस को मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनुस को मतलब ही नहीं है बांग्लादेश से। वो आज वहां अगर तख्ता पलट हो जाए तो कल अमेरिका में नजर आएगा। वो वहीं रहता था। कुल मिलाकर जो अमेरिका की नजर थी जिस हिस्से पर, उसका क्या होगा फिर? कुछ नहीं, अमेरिका देखिए, अमेरिका को जो करना था पैसे के दम पे उसको कर लिया, तख्ता पलट हो गया, 6 महीना हो गया, लेकिन जिन्होंने करवाया था वो अमेरिका में नहीं है, वो हट गए, अब आ गए वहां ट्रंप साहब। तो अब या तो जिन्होंने तख्ता पलट किया वो देश चला लें और नहीं तो आर्मी देश चलाएगी, और अगर दोनों में नहीं तो शेख हसीना चला ही रही थी, चलाने दे, वापस तो जाने ही वाली है, आज न कल वापस जाने वाली हैं 100%। प्रत्यर्पण के तौर पर या सरकार संभालने के तौर पर? नहीं, वो वहां के लोग इन बेवकूफों को आज न कल भगाने वाले हैं। और फिर ये हुआ एक बार पहले भी, ट्रंप से पहले, ट्रंप के बाद नहीं, ट्रंप के बाद, ट्रंप आने के बाद ये पहले भी हुआ है बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे ना शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार डाला। हाँ। उन्होंने, कोई नहीं बचा। शेख हसीना उस वक्त भी भारत भाग के आई थी एक बार, और उस वक्त भी इंतजार इसी तरह किया था। इन लोगों ने खूब उछल कूद चौकड़ी मचाई, सरकार चलाएंगे, नहीं चला, फिर सेना आई वहां पे। अंत में क्या हुआ कि शेख हसीना गई और शेख हसीना ने ही संभाला। तो समझ रहे हैं, ये हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शुरू तख्ता पलट हुआ था तो इनकी बोली भी सुन रहे थे जो जिन्होंने तख्ता पलट किया था, ये लाल किले पे चढ़ जाएंगे, ये बिहार और उड़ीसा बंगाल। हाँ, वो तो बहुत हाउल्ला किया था, ड्रामेबाजी बहुत की थी, लेकिन शायद अब वो वक्त चला गया है, क्योंकि आर्मी को भी समझ आ गया है कि कौन लोग उन्होंने सत्ता में बैठाए हैं। बांग्लादेश की जनता को भी समझ आ गया है, विपक्षी जो पार्टियां उन्हें भी समझ आ गया, वो भी कह रही है कि जल्द से जल्द आप चुनाव करवाइए, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश की आर्मी राजनीति में एंट्री करने वाली है आने वाले वक्त में, या फिर जैसे ही अमेरिका में ट्रंप साहब की सरकार आएगी उसके बाद बांग्लादेश के हालात बदलेंगे और एक बार फिर से भारत से वापस जाकर शेख हसीना बांग्लादेश की सरकार को संभालेंगी। ये दोनों ही सवाल बहुत बड़े हैं और इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होने वाला है और जल्दी ही होने वाला है। बाकी पंकज जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।